कि हमारे आज की जो चुनौतियां हैं उनको समझते होंगे। आंगनवाड़ी के साथ ही शायद इसलिए भी ज्यादा समझते होंगे क्योंकि अमूमन जो मजदूर सीआईटी से जुड़ते हैं थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। और आप तो पूरे बच्चों के ही पालन पोषण का काम करते हो, उनको पढ़ाने का भी काम करते हो, आप एक तरह से शिक्षक के रूप में भी काम करते हैं। और जो हमारी हेल्पर्स हैं जो रोज उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनकी भी काफी शिक्षा उस क्रम में होती रहती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में आप वाकिफ होंगे। आज एक गंभीर संकट का समय है जहां पूरे देश में जितने भी हमारे लिए सुख सुविधाएं थी, कानून थे पिछले 100 साल में जो बने, एक एक करके मोदी सरकार ने उनको खत्म करने का काम किया है। अगर आपको याद होगा या आपको जानकारी होगी, हमारे देश में तमाम मजदूरों के लिए, तमाम मजदूर जब मैं जिक्र करता हूं तो चाहे वो मिड डे मील का कर्मचारी है, चाहे वो आंगनवाड़ी का है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, चाहे वो होटल में काम करने वाला मजदूर है, चाहे वो आउटसोर्स का साथी है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो कैजुअल वर्कर है, चाहे वो टेम्परेरी वर्कर है, चाहे वो सरकारी दायरे में काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे कर्मचारी हैं, ये सारे कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमारे देश में जब पहली बार देश के अंदर 1920 में यूनियन बनी थी, उसके बाद जो है एक एक करके 44 कानून बने हमारे देश में। और ये कानून इतनी आसानी से नहीं बने। ये कानून जो है हमें अंग्रेजों ने थाली में परोस कर नहीं दिए, क्योंकि अंग्रेज इतने अच्छे तो थे नहीं, इतने दयावान तो थे नहीं। जिन्होंने हमारे लाखों लोगों को जेलों में रखा हो, जिन अंग्रेजों ने, जिन्होंने हमारे हजारों लोगों को छातियों पर गोलियां मारकर जो है उनके कत्ल कर दिए हो, उनकी हत्याएं कर दी हो, जिन्होंने हमारे हजारों लोगों को काला पानी की सजाएं दी हो, जिन्होंने हमारे हजारों लोगों को फांसी के फंदों पर चढ़ाया हो, ऐसे अंग्रेज तो अच्छे नहीं थे ना। लेकिन इन अंग्रेजों के समय में भी कानून बने हमारे देश में। और ये जो कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई अंग्रेजों के जमाने में, मजदूरों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। और जो हमारी यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उनकी भी हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी। अगर आपको मालूम होगा, जानकारी होगी, जब उन पर डंडे बरसाए गए थे, जब वो साइमन कमीशन आया था, उनकी मौत हो गई थी बाद में। और हमारी यूनियन के एक नेता जो मजदूर वर्ग की बात को उठाते थे, भगत सिंह, उनको बाद में फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, और जो कानून है जब अंग्रेज उस पर हमला कर रहे थे उसका बदला लेने के लिए जो है केंद्रीय असेंबली में बम गिराया था। मैं इस सारी पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात को ज्यादा आंगनबाड़ी के केंद्रीकृत रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको क्यों समझना है कि ये कानून क्यों जरूरी थे आपके लिए? मैं भी आपका मांग पत्र देख रहा था ऊपर बैठे हुए, जो ये मांग पत्र 10 मार्च को आपने दिया था अभी इसी साल डायरेक्टर को, और उसमें कितनी मांगे आपने? 30 मांगे उठाई थी। ये 30 मांगे जो थी, इन मांगों में जो ज्यादातर मांगे हमने उठाई हैं, वो मांगे हमने इसलिए उठाई, चाहे हमने मांग की कि गुजरात की तर्ज पर जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, हमारी ही यूनियन C2 की, हमारे CITU के जो वहां के अध्यक्ष हैं गुजरात के मेहता जी, और वो आंगनवाड़ी के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहां, वो उस केस को लेकर जो हाई कोर्ट से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, और यूनियन पूरी उस केस को लेकर गई। और बाद में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ये लंबी लड़ाई हुई, समझना। जिस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। कोर्ट ने उस वक्त भी बोला था दे दो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको लागू नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, तब तक वो प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी आज भी ग्रेच्युटी क्या आपको मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मतलब पूरे भारत देश पर लागू होगा ना, ये किसी हाई कोर्ट का निर्णय थोड़ी था कि हिमाचल हाई कोर्ट का हिमाचल के लिए लागू होगा, पंजाब पे लागू नहीं होगा। क्या आपको ग्रेच्युटी मिली? नहीं मिली। ये भी एक कानून है हमारे देश के अंदर, ग्रेच्युटी का कानून। तब हमने मांग की थी कि ग्रेच्युटी दो। हमने ये भी मांग की इस मांग पत्र के अंदर कि हमारे लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा दो। ये किस लिए मांग की? क्योंकि ये भी कानून था हमारे देश के अंदर 1952 का। हमने ये भी मांग की कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है, कर्मचारी मुआवजा जो अधिनियम है, अगर आप याद कर पा रहे होंगे, जब वो हमारी एक बहन कुल्लू में बर्फ के दौरान पति के साथ
जब पल्स पोलियो के लिए अभियान में जा रही थी और लगभग 17 किलोमीटर उन्होंने चला था पैदल, अंतिम छोर में जाकर जो वो फिसली और पति था, पति अपने पति के सामने, पति ने मतलब पति ने अपने सामने देखा कि कैसे उसकी पत्नी की मौत होगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी इतनी कठिन होती है, कई बार जो है बर्फ में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में आपको जगह जगह जहां नियुक्त किया जाता है आपको जाना पड़ता है। हम तो मजाक में बोलते हैं कि जो काम किसी से नहीं होता वो आंगनवाड़ी के पल्ले डाल दो, जो कोई करने को तैयार नहीं वो आंगनवाड़ी को दे दो ना। अगर आंगनवाड़ी को कोरोना मैपिंग का काम ना दिया होता तो एक समय में जो सराज के क्षेत्र में झुंगी सर्कल में हमारी 17 की 17 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्यों पीड़ित हो रही थी कोरोना से? उनको बोला ना जाओ ड्यूटी करो, क्या वो आंगनवाड़ी की ड्यूटी थी? बिल्कुल नहीं थी। और जब बर्फ पड़ रही थी तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसको जाना ही था? अगर जाना था तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की? परंतु बड़ी बात क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जब उनकी मौत हुई और जब हम डायरेक्टर से मिले थे, आपके बहुत सारे साथी अगर याद होगा, तो क्या कहा था डायरेक्टर ने? हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके जरिए हम इनकी मदद कर सकते हैं। हमने कहा दो चीजें करो, एक तो यह है कि इनको 25 लाख रुपया मुआवजा दो और दूसरा इनके घर के आदमी को किसी को नौकरी। लेकिन डायरेक्टर का क्या तर्क था, या बाद में जो है बाद में मंत्री महोदय से मिलना हुआ यह तर्क था कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए हम इनको इतना पैसा दे सकते हैं। तो क्या पैसा मिलता है आपको पता है? अगर कोई ऐसे मर जाए नेचुरल कैलामिटी में या ऐसे ही कोई हादसे में जान चली जाए 4 लाख देती है ना हाईएस्ट सरकार। लेकिन यह भी इसी मांग पत्र के अंदर हमने, जिसका मैंने जिक्र किया, जो मार्च के महीने में दिया गया था, इसमें जो